नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले का आज समापन समारोह था, जिसको लेकर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस मेले में पहुंचकर मंच से किसानों को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलने की बात कही। मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि यह किसानों की राजधानी है और इस जगह का नाम क्या है यह उचित नहीं लगता। इसका नाम मैं बोल भी नहीं सकता। मैं किस जगह आया हूँ, क्या इसका नाम बदल देना चाहिए? इस बाबत जब मंत्री गिरिराज सिंह से मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 75 साल हो गए हैं, अब मुजफ्फरनगर अच्छा नहीं लगता। यह जो भी नगर हो, लेकिन अब 75 सालों में मुगलों की निशानी को मिटानी चाहिए। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की बात को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां लड़ रही थी, जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये किसानों की राजधानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? नाम इस जगह का क्या है? इस जगह का नाम क्या है? क्या? ये उचित नहीं लगता। इसका नाम मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं किस जगह आया हूं। क्या इसका नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? साल हो गए ये किसानों की राजधानी, ये अच्छा नहीं लगता। इस जिले के किसानों के लिए चुनौती हो सकता है। मेरी बात से लोग सहमत ना हो। इस मंच पर वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने गन्ने के क्षेत्र में देश को दिया है। महाराज भी हैं जिन्होंने सनातन के धर्म का बीड़ा उठाया है। मैं इतना ही कहूंगा, आज किसानों के बगैर देश की तरक्की संभव नहीं। जब मैं किसान की चर्चा करता हूं तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिए बगैर नहीं रहता। लाल बहादुर शास्त्री को कौन कौन याद करते हैं? जरा नाम है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब किसानों की गढ़ माना गया। उस लाल बहादुर शास्त्री के स्वाभिमान के कारण। नहीं तो 60 के दशक में इस पशु और कृषि मेला में मैं कहना चाहता हूं, हम तो अमेरिका से कटोरे में PL 480 से भीख मांग के खाते थे। धन लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका गए, उन्होंने देख के कहा कि मैं लौट जाता हूं। सारे अधिकारियों के पैर थरथराने लगे। कहा क्यों? कहा 7 दिन में 1 दिन का भोजन नहीं है, अनाज नहीं है। कहा चलो, ये भारत की भूमि है, किसानों की भूमि है, सनातन की भूमि है। और लौट के आए। जो हमारे उम्र के नौजवान इस पे काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पूरे देश में जितना चावल होता, गेहूं होता, मक्का होता, सभी की कीमत जोड़ दो, उससे ज्यादा कीमत केवल दूध का होता, दूध का होता। इसलिए मैं कहता हूं, एग्रीकल्चर विथ लाइवस्टॉक, बगैर कृषि आधारित पशुधन नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जानना चाहता हूं कि आज आपके कार्यकाल में बालियान जी पूरी दुनिया का 1 नंबर दूध उत्पादक देश बन गए। मैं बिहार से आता हूं। मेरी कंस्टिट्यूएंसी की इकोनॉमी, बेगूसराय की इकोनॉमी दूध पे है, लेकिन हमारे यहां भैंस दलाल जी की लाडलो नहीं है।
मेरे यहाँ 10 लीटर 12 लीटर की भैंस है। मैं यहाँ पूछ रहा था कि इस जिले के अंदर कितने जानवरों की संख्या है। आंकड़े कहते हैं 8 लाख और कोई कहा 3 लाख, ये बाल्यान जी जाने। लेकिन मैं कहता हूं आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में ये तो नमूना जानवर हमारे पास आए हैं। आज मेरी इच्छा है बाल्यान जी दलाल जी से इसके लिए कि जो गाय 10 से 15 लीटर की हो, जो भैंस, हरियाणा में तो सभी भैंसें हैं 12-15 लीटर की, लेकिन पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। आज दूध से किसान का भी पेट भरता और दूध से जानवर का भी पेट भरता। नतीजा होता देश के अंदर अधिसंख्यक किसान जो जानवर रखते, न किसानों का पेट भर पाता न जानवरों का पेट भर पाता। अभी मुझे एक स्टॉल पर दिखाया 18 ब्यांत की गाय, क्या उसे भोजन दिए बगैर 18 ब्यांत लेंगे? जब मेरे पेट और जानवर के पेट उसी के दूध पे होगा, जिसका नतीजा है आज सड़कों पे जानवर है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं बाल्यान जी और दलाल जी से, और मेरा इमोशन आपकी टेक्नोलॉजी, आपके पास 50,000 जानवर हैं 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली। अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेस्ट ट्यूब बेबी गाय और भैंस, इससे होना चाहिए कि नहीं? जरा सहमत हाथ उठाएं। यानी आपको पता है कि आदमी में टेस्ट ट्यूब बेबी होता, तब जानवर में भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता। मालूम है? मालूम है? जिनको मालूम है वही हाथ उठाना भैया। लगभग मालूम है, लेकिन उसके खर्चे अधिक आ रहे हैं। आदमी में तो 3 लाख आता, जानवर में भारत सरकार बाल्यान जी ने 21,000 में गाय का और वही 24-25 हजार में भैंस का रखा है। मैं कहता हूं दूध जानवर का, बच्चे का, और बच्चा और गोबर किसान का प्रति वर्ष 1 लाख हो आमदनी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो तालियां बजाओ। और संजीव बालियान और दलाल पे प्रेशर रहेगा। इन्होंने योजना बना ली है। संजीव बालियान ने मुझे कान में कहा है कि हम 5,000 रुपया प्रति किसान को प्रेगनेंसी पर छूट देंगे, जो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करेगा। 5,000 किसान दे और 10,000 3 साल का बैंक का लोन हो। क्या ये मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है तो तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों के कान तक मेरी बात जाए, बालियान और दलाल के। जिस दिन हमारी गाय, हमारी भैंस 25 लीटर की होगी, गिर गाय होगी, मुर्रा भैंस होगी, तो उसकी कीमत 2 लाख रुपया से कम में होगा क्या? 2 लाख से कम में होगा? ये पैसा किसके पास जाएगा? किसान के। तो आने वाले दिन में हम आपके बात को मान्यवर बालियान जी और दलाल जी से
ये प्रैक्टिकल कैसे हो, ये करवाने की जरूरत है। किसानों के प्रति उनके हित के लिए काम करते रहना यह हम सब लोगों का नैतिक दायित्व भी है और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक और सबसे जरूरी कदम भी है। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इसी सोच पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो लगातार उन्होंने 2014 में सरकार आने के बाद केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जो भी हमारी नीति बनी है उसके आधार में हमेशा हमारे प्रदेश और देश के किसानों का हित रहा है। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन भी आदरणीय श्री संजीव बालियान जी ने यहाँ पर किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। आज लगातार 2014 से लगातार किसानों के सशक्तिकरण के लिए उनके हमेशा कैसे उनका संरक्षण हो, कैसे संवर्धन हो, इसके लिए निरंतर प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अभी अनेक बातों पर आदरणीय विजयपाल तोमर जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है और सबसे बड़ा अंतर आपको यही दिखाई देगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश में कृषि के ऊपर जो बजट जो तय किया गया था वह 2014 से मोदी जी से पहले वह मात्र लगभग 25,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। लेकिन मोदी जी के रहने के बाद आज 8 साल के बाद जब आप यह अंतर देखेंगे तो आज इस देश के कृषि का बजट 1,25,000 करोड़ हो गया है। इतना बड़ा अंतर मोदी जी के आने के बाद यह हुआ। और क्या इस बात को विपक्ष के लोगों ने कभी समझा नहीं था कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई एकमात्र रास्ता है, अगर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को ठोस और मजबूत बनाने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो वह रास्ता इस देश और प्रदेश के गांव और गलियों से ही होकर गुजरता है। और जब तक हम इस देश के किसानों को हम उनका हक नहीं देते तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय गिरिराज जी ने, आदरणीय संजीव बालियान जी ने इस बात को समझा है और आज केंद्र की सरकार उसी दिशा में वह काम करती जा रही है। 2014 से पहले इन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कई ऐसी घटनाएं देखी थी कि हमारे प्रदेश का किसान अगर अपना हक मांगने के लिए ही अथॉरिटीज और अधिकारियों और शासन के सामने गया तो उन किसानों से बातचीत करने के बजाय उस समय की सरकारों ने किसानों के ऊपर गोलियां और लाठी बरसाने का काम किया था। लेकिन आज स्थिति बदली है। आज अगर लगता है सरकार को कि अगर हम अपनी बात अगर सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो अपने किसानों के लिए 3-3 बिल जो लगा था कि इस देश में किसानों की स्थिति को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे, लेकिन लगा कि इस किसानों को और ज्यादा समझाने की अभी आवश्यकता है और समय की आवश्यकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी भी देर नहीं की और उन तीनों को वापस कर लिया। ये होता है एक नेता के रूप में काम करने का जो एक जज्बा था वो नरेंद्र मोदी जी ने वो दिखाया। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 2014 में जो उन्होंने कहा था कि वह इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वह इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रधान सेवक बन के वह काम कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया है, इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और मैं जानता हूं पर हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने के लिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वह हासिल भी हो सकता है तो यह कृषि क्षेत्र से ही यह हासिल हो सकता है। किसानों को ही जब तक हम आगे उनको मजबूत नहीं करेंगे तभी यह संभव हो पाता है। कई बार हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लोग पूछते हैं, कई बार लोगों को पूछते हैं कि भाई सब चुनाव 2014 जीत गए, 17 जीत गए, 19 जीत गए, 22 जीत गए, 24 भी जीत जाएंगे तो कब तक ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूं और एक बार फिर अपने किसानों के बीच में दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ऐसे ही रात दिन खून पसीना अपना बहाते रहेंगे और यह यात्रा हमारी तब तक अनवरत ऐसी चलती रहेगी जब तक कि इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान और उनके चेहरों में, आंखों में चमक नहीं ला देते, तब तक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा अनवरत ऐसी चलती रहेगी तो कोई रोक नहीं सकता। इतना मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हुए हैं, उनका लंबा अनुभव है। आदरणीय
श्री राजनाथ सिंह जी के साथ, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लगभग 40 वर्षों से काम करते हुए आज वह केंद्र में आदरणीय मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी बातें हैं, वो आदरणीय तोमर जी ने भी कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिल भी 100% किसानों के लिए माफ करने का जो आदरणीय योगी जी ने कहा है तो उसका सीधा लाभ होना है। और आदरणीय तोमर जी जैसा कह रहे थे कि कैसे कृषि आप हमें कैसे इस कृषि को हम लोग यह फायदे का काम यह बना सकते हैं, तो उसके लिए तो स्वाभाविक रूप से अच्छा उत्पादन हो, उत्पादन में नुकसान हो तो उसकी अच्छे तरीके से भरपाई हो जाए और जो लागत लगती हो वो लागत भी कम होती चली जाए। इन सब चीजों पर लगातार प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर से आदरणीय श्री संजीव बालियान जी तो जिन्होंने कभी भी यह मुजफ्फरनगर ये किसानों की धरती है, मुजफ्फरनगर को वह रिप्रेजेंट करते हुए दिल्ली में लोकसभा में वह जाते हैं। मैं उनको दिल्ली भी देखता हूं, मुजफ्फरनगर में भी देखता हूं, मेरठ में भी देखता हूं, लखनऊ भी देखता हूं कभी कभी। मैं इस बात को आप सब कई लोग क्षेत्र के भी यहाँ पर हैं, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय संजीव बालियान जी चाहे वह देश विदेश की कितने बड़ी से बड़ी मीटिंग क्यों ना अटेंड करते हो, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना वहां पर आते हो, लेकिन वह मुजफ्फरनगर की छाप वहां पर छोड़कर आते हैं किसान के रूप में। इतना मैं आप सब लोगों को इस बात का गर्व और खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे आदरणीय श्री संजीव बालियान जी के प्रति मैं फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि यहाँ पर बुलाकर मुझे बोलने का अवसर भी दिया, दूर दूर से आए हुए किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए किसानों के चरणों में सिर झुकाकर आभार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये सारी पार्टियां लड़ रही थी। जनता नरेंद्र मोदी के साथ थे, विजय हासिल हुआ। 2019 में फिर ये लोग खिलाफ में लड़े। जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी 2024 में भारत में जनता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को मोदी जी के लिए रिजर्व कर दिया है। खड़गे जी, आपने राहुल गांधी को 3600 किलोमीटर पैदल चलाया। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जनता मोदी जी को साथ दिया। चाहे कितनी पार्टियां मिल जाए, जनता जिसके साथ है वो है नरेंद्र मोदी। आपने जिक्र किया कि किसानों की राजधानी, क्या नाम होना चाहिए? ये तो यहाँ के लोग जाने, लेकिन 75 साल हो गए, अब मुजफ्फरनगर अच्छा नहीं लगता। ये जो नगर हो, लेकिन अब 75 साल में मुगलों के निशानी को मिटाना चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।